नमस्कार मित्रों, मैं नीतिका तिवारी आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अवध आईएएस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है और आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। एज आई मेंशन्ड इन दी प्रीवियस वीडियो कि आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो नेसेसरी चीज़ें थी एक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस उस एग्ज़ाम का, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारी एकदम नेसेसरी चीज़ें हैं। एक तरह से कहा जाता है ना कि अगर मकान बना रहे हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए। तो हमने बेस बिल्ड किया। पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, टॉपिक्स हम लोगों ने डिफाइंड किए कि कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये सारी मेहनत एक तरह से हमने न्यू बनाने में की, तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अब हम चलते हैं मकान बनाने की तरफ, यानी कि अपनी तैयारी की तरफ। तो अब इसमें हमारा आज से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया था, मैं इस वीडियो में भी शॉर्टली बता देती हूँ कि जैसे आज से रेगुलर आपको मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में 10 AM पे आप लोग की ज्योग्राफी की क्लास होगी। इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ाई जाएगी और उसके बाद इसका पढ़ाए जाने का कारण सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ये कि क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पढ़ाया जाएगा आप लोग को पॉलिटी पढ़ाया जाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हर साल बनते हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं और उसी सेगमेंट से आते हैं, उसी टॉपिक से आते हैं। तो अगर हम पॉलिटी एक बार पढ़ लेते हैं तो वो हमें भूलेगा भी नहीं और ऊपर से हमारे क्वेश्चंस एकदम एश्योर हो जाएंगे कि ये हमारे आने ही हैं। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी स्टार्ट करने का यही रीज़न है। और दिन में 2 क्लासेस देने का रीज़न ये है कि हमारे पास समय बहुत कम है, 3-4 महीने की का समय है मैक्स टू मैक्स। तो उतने में ही हमें हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, जिस वजह से दिन में 2 क्लासेस मिल रही हैं आपको। अगर और क्लासेस बढ़ानी पड़ी तो क्लासेस बढ़ाई भी जाएंगी, तो आप लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो ये सारी रही आपकी फाउंडेशन की बातें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया था, तो उसी हिसाब से एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हमारी तैयारी होगी। कुछ भी इधर उधर का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेट एकदम लक्ष्य की तरफ देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने तो किया था, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर करें। जैसा कि कमेंट बॉक्स में एक किसी ने कमेंट किया था, उनका नाम मेंशन नहीं था कि मैम ईवीएस से जो है 27 क्वेश्चंस नहीं आए थे और यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चंस आए थे। तो लेट मी क्लियर कि ऐसा नहीं था। अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग खुद से एनालिसिस करिए, दिस इज़ वेरी बेटर। मतलब ये बहुत अच्छा है, जिन्होंने कमेंट किया था मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि वो एक तरह से किसी के पीछे नहीं चल रहा है, किसी को फॉलो ब्लाइंडली नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ से इतने, ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से हमेशा एक्यूरेट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करिए। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर पूरा भरोसा करके बैठे हैं कि ये जो बोलेंगे हम मान लेंगे क्योंकि जो बोलेंगी सही ही बोलेंगी। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी एनालिसिस करिए, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल पाएगा। तो यही सारी चीज़ें आप लोग से कहनी थी। तो मेरी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है, लगभग 2021 से तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि अब इतना हो ही गया है तो थोड़ा अब दूसरों की भी हेल्प की जाए, जिससे मतलब एक तरह से मेरा भी रिवीजन ही होता रहेगा और साथ साथ आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी। तो मेन मोटो मेरा इसको स्टार्ट करने के पीछे, क्लासेस को स्टार्ट करने के पीछे यही था। आप लोगों से क्या छिपाना, आप लोगों से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग पहले ज्योग्राफी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्लैंक स्लाइड पे, तो चलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो हम आ गए हैं ब्लैंक स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी एक तरह से, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को खुद ही छिपाए हुए है। जैसे जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको पता है, लेकिन ज्योग्राफी खुद ही अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, लेके चलता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसी में छिपे हुए हैं, समाहित हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे।
हैंड राइटिंग पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग काफ़ी बुरी है। कर्सर से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से, लेकिन आपको सुनने में आई थिंक क्लियर होगा। तो आप वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे कम। ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपको पता है बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी का पार्ट है, फिर इसमें इंडियन ज्योग्राफी होता है, फिर क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ही तो जानना है, और भौगोलिक क्षेत्र सब जगह है। और इसी में आप ओशियोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इस तरह की ये सारी चीज़ें भी ज्योग्राफी में ही इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है। हमें अपने, हम यूपीएससी नहीं दे रहे हैं कि हम ये फॉलो करेंगे कि एवरीथिंग अंडर द सन इस सिलेबस ऑफ यूपीएससी, ऐसा हमको इस तरह की पढ़ाई नहीं करनी। हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आरओ एग्जाम को देखते हुए जो हमारा सिलेबस डिफाइंड है, हमको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो में डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सिलेबस में मेंशन किया गया है, ज्योग्राफी के सिलेबस बेसिकली ऐसे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसा लिख दिया गया, कुछ डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ये 3 टॉपिक ऐसे करके दिया गया है आपके सिलेबस में। तो अब सिलेबस में तो ऐसे 3 टॉपिक्स दे दिए गए। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है, वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडिया में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे इसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। तो सब कुछ पढ़ने चलेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक वाइज जो एनालिसिस किया जाता है वो टॉपिक वाइज एनालिसिस किया कि क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्या टॉपिक्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और छोड़ देने चाहिए। क्योंकि हमारे पास 3.5 से 4 महीने का समय है, तो ये इतना कम समय है कि इसमें अगर आप एक सब्जेक्ट तैयार कर ले तो बड़ी बात है, तो हमें पूरा जीएस तैयार करना है। तो इसलिए हमें इस टाइम पे, इस क्रूशियल स्टेज में हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करेंगे, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन किसके साथ, स्मार्टनेस के साथ। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। ठीक है। फिर स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ भी अचीव नहीं होना, लेकिन स्मार्टली करेंगे, ये बात है। तो फिर चलिए, फिर पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमको पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। लेट मी चेंज द पेन्स कलर। यस। तो हमें पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, फिर क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो हम कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ड नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ऐसा क्यों, आप सभी को पता है। इंडियन ज्योग्राफी हम सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इंडियन ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए यही बोला जाएगा कि नो योर कंट्री फर्स्ट, मतलब अपने देश को पहले जानिए, उसके ढांचे को, उसकी संरचना को, उसकी आकृति को, उसकी रूपरेखा विस्तार को, प्रारूप को, उसके भौतिक विभाजन को, पर्वत पठार मैदान, सभी संरचना, अपवाह तंत्र, नदी तंत्र, किसी प्रकार की चट्टान, वनस्पति, वायु, वहाँ की कृषि, मिट्टी, परिवहन, जनसंख्या, इस तरह की जलवायु, मतलब जलवायु कैसी है, वेदर, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, और यही सारी चीज़ों से क्वेश्चंस भी बनते हैं, और यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में। तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि पढ़ेंगे क्या, हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी से, ये भी समझ आ गया। तो चलिए एक मैप लेके आते हैं, और साथ साथ हम ये बता दूं कि मैपिंग भी करते चलेंगे। जो चीज़ें हम देखेंगे वो देखते भी रहेंगे मैप में, जो चीज़ें पढ़ेंगे वो मैप में देखते रहेंगे कि कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो मैपिंग भी साथ साथ चलेगी। तो आइए एक इंडिया का मैप लेके आते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन इंडिया का मैप हमारे सामने आ गया है, आप लोग को स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, सभी स्टेट्स के नाम लिखे होंगे और स्टेट्स के साथ उनकी कैपिटल, जैसे राजस्थान लिखा है तो यहाँ उसकी कैपिटल जयपुर। तो इस तरह से ये एक मैप आ गया है यहाँ पे। अब हम इसी पे चर्चा करेंगे, पूरी हमारी चर्चा इसी मैप पे बेस्ड होगी। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत आपको पता है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी क्वेश्चन बना है एक बार। तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
यह विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है, जबकि वर्तमान में आबादी में भारत विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन अभी जनगणना से मतलब एक तरह से अभी सेंसस चल रहा है ना, जनगणना चल रही है, फाइनल हो चुका है, रिपोर्ट आनी बाकी है। तो रिपोर्ट आ जाएगा तो ऑफिशियली हम लोग अनाउंस्ड हो जाएंगे कि विश्व के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी बन जाएगी। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। तो अभी अभी मतलब ऑफिशियली नहीं बोला जा सकता। अगर आप एग्जाम तक वैसे सेंसेस आ गए रहेंगे, अगर नहीं आया रहेगा तो हम दूसरा ही एक ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन न्यूज़ अगर आप लोग देखते होंगे तो करंट में ये चीज़ थी कि अभी हम लोग पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गए हैं। तो ये बात है, मतलब अगर अगर हम लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह से, जैसे जो करंट वाली चीज़ें हैं इसी में इंक्लूड करते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी, वरना करंट रटना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो पहले भारत 2011 में आपको पता है कि दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश था। अभी जो ये जनगणना हुई इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा हम लोग और बढ़े हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी युवा जनरेशन, यूथ पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। तो इसके चलते हम लोग पहले स्थान पर आ गए हैं, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। और भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है। मतलब विश्व की जितनी कुल आबादी है उसका 17.5% हिस्सा भारत में निवास करता है। और भारत का भूभाग कितना है, 2.4%, पीछे मैंने बताया। तो मतलब भूभाग हमारे पास केवल 2.4% है पूरे विश्व के हिसाब से। और विश्व की आबादी का हमारे यहाँ 17.5% लोग रहते हैं। कितना ज़्यादा वेरिएशन है हमारे रिसोर्सेज पे, कितना ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ये चीज़ हम इस फैक्ट से समझ सकते हैं। अब यहाँ बात की जाए तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप सबको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया में स्थित है। और क्या बात हुई यहाँ पे, भारत किस एशिया में भी दक्षिण एशिया, पूर्व मध्य एशिया ऐसा है ना। तो एशिया में भारत दक्षिण एशिया का भाग है। और उत्तर में आपको पता है भारत उत्तर में हिमालय द्वारा एक प्राकृतिक सीमा साझा करता है। यहाँ जो ये हिमालय है, ये यहाँ पे एक विशाल चापाकार हिमालय है, जो जिसके साथ हमारा भारत एक वो सीमा साझा करता है। और दक्षिण हिस्सा प्रायद्वीपीय है, जो कि यहाँ पे देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से, और यहाँ दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ कौन सा है, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, और यहाँ कौन सा है, हिंद महासागर। इस तरह से भारत की चारों तरफ से एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित है। इधर से हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है, इधर से ये ओशियंस है, विशाल ओशन है ये सब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ये हमारी नेचुरल बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। यहाँ मतलब इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर, और इस तरह से हमारा हिंद महासागर रक्षा कर रहा है। ये तीनों सागरीय क्षेत्र भारत के कन्याकुमारी तट पर आपस में मिलते हैं। तो ये देखिए भारत का कौन सा तट है, ये भारत का कन्याकुमारी तट है। आपको पता है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु सबसे निचला क्षेत्र है, और यहाँ पे है तमिलनाडु। और ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे है कन्याकुमारी, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है। तो तमिलनाडु क्षेत्र में तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र में ये यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और ये अरब सागर, ये तीनों यहाँ पे कन्याकुमारी क्षेत्र में आपस में मिलते हैं। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। मतलब भारत का जो ये मैंने बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सारे देश भी शामिल हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहलाने का कारण क्या है, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहा क्यों जाता है, ये चीज़ पे चर्चा करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी मैंने बताया कि ये एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। इधर देखिए हिमालय से सीमा बना रहा है, इधर किससे,
इस इधर आप मतलब तुरंत तुरंत आप लोग भी बोलते रहिए, भले ही मैं नहीं सुन रही हूँ, ये एक तरह से ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आप लोग अगर रिपीट करते रहेंगे पीछे पीछे, अगर मैं पूछ रही हूँ किससे, तो आप बोलिए उसको बंगाल की खाड़ी से, इधर मैं पूछ रही हूँ तो आप बोलिए अरब सागर से। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। मतलब ठीक है, आप बहुत गंभीर हैं, गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी गंभीरता किस काम की जो आपकी लर्निंग में, मतलब एक तरह से आपके सिलेक्शन में बाधा बने, तो किसी काम की नहीं है इस तरह की गंभीरता। इस वजह से बोलते रहिए, साथ साथ बोलते रहिए, करते रहिए। इस तरह से आप क्लास में एक्टिव भी रहेंगे और आपको बोरियत भी नहीं फील होगी। तो ये हो गया कि यहाँ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, यहाँ हिमालय, यहाँ पे कौन, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर और इधर से हिंद महासागर। इसमें कई सारे देश भी स्थित हैं, ये हमने पहले ही चर्चा कर ली, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है यहाँ पे। मतलब ये सब मैं क्या कारण बता रही हूँ कि इसके उपमहाद्वीप कहे जाने का ये सब कारण है। उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा रहता है, यह प्राकृतिक सीमा बनाता है, कई सारे देश इसमें शामिल हैं। यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और यहाँ मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ औद्योगिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्रों का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो ये सारे देश मुख्यतः क्या है, कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन एक तरह से उसका व्यवसाय माना जाएगा। ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है। तो ये सारी चीजें हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये सारे पॉइंट्स इसमें होंगे। फिर यहाँ पे बात की जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि इससे बेसिक चीज़ कुछ हो नहीं सकती। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब भारत की बात कर ली जाए, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया है। चलिए अब इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो भारत का अक्षांशीय, पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता क्या है। तो अक्षांश का तात्पर्य है कि भौगोलिक निर्देशांक से है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में एक बिंदु की दूरी निर्धारित करता है। वहीं अगर देशांतर की बात की जाए, तो देशांतर का निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक करता है, जो एक बिंदु की दूरी प्रधान मध्यमान रेखा के पूर्व पश्चिम की पहचान करता है। हाँ, रेखाएं समांतर है, नहीं मतलब रेखाएं हमेशा ये आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये तो रही किताबी बात, जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आई होगी, आई नो। अब बात करते हैं सीखने की, कि सीखा कैसे जा सकता है कि अक्षांश और देशांतर समझ कैसे बनाए, कि क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। तो अब बेसिकली ये समझिए कि जो ये लेटी लेटी रेखाएं होती हैं, ये तो पूरा मैप ही कट जा रहा है, मैंने इरेजर ले रखा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये जो लेटी रेखाएं हैं यहाँ पे, ये लेटी लेटी जो रेखाएं होती हैं, आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब पे आपको ऐसी बहुत सारी रेखाएं दिखेंगी, जो ऐसे कुछ कुछ ऐसी लेटी लेटी होती हैं, कुछ ऐसी क्या होती हैं, सीधी सीधी ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं। तो जो ये लेटी लेटी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है, और जो ऐसे लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी देख लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है कितना। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इंडिया का भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब यही अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, यहाँ पे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से इधर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। तो यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, अक्षांश बोला क्या मैंने, तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, आप लोग भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं।
एग्जाम में, वरना आप लोग रिवाइज कहाँ से करेंगे। तो 37 डिग्री 6 मिनट इधर। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक सबको पता होगी, बट फिर भी। तो यहाँ पे क्या 97 डिग्री 25 मिनट लिख लीजिएगा आप लोग। हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही होगी तो आप लोग अपने ही मन से लिख लेना, मैं बोल रही हूँ वो बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। समझ आई बात। तो ये हो गया भारत का विस्तार। भारत, अब आपसे कोई पूछेगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो किस गोलार्ध में स्थित है भारत। पहली बात तो बताइए किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो अगर पूछा जाए किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप पूछेंगे किस हिसाब से पूछ रहे हो, अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से पूछ रहे हो कि देशांतरीय विस्तार के हिसाब से। तो अगर उन्होंने कहा कि अक्षांशीय, तो आप कहेंगे अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो देशांतरीय दृष्टि से बता दो, देशांतरीय से क्या अलग हो जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। देशांतरीय दृष्टि से भारत किस में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर भारत को पूछा जाए कि किस गोलार्ध में है, तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी रेखाएं होती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये फिर से स्लाइड काफ़ी गंदी हो गई है तो इरेज कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्क रेखा भारत को कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, एकदम ऐसे। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे आप से क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बता सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए गुजरात, फिर देखिए राजस्थान भी थोड़ा टच है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र तो नीचे है, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर क्या है त्रिपुरा, और कौन सा है मिजोरम। तो आप देख रहे हैं इन्हीं रेखाओं को कर्क रेखा ने, मतलब इन्हीं राज्यों से होकर गुजर रही है, इन्हीं राज्यों को मतलब टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात, और ये गुजरात, मध्य प्रदेश। एक बार आप लोग फिर से मतलब खुद से लाउडली बोलिए जिससे आपको याद हो जाए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात की जाए अगर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई की, मैपिंग आप लोग को इतनी तो पता ही होगी ना कि कौन सी दिशा किस मतलब मैप में कौन सी दिशा किस ओर होती है, इतना तो बेसिक पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मान लीजिए पूरा है आपका, ये इंडिया है, आपको पता ही है। तो इंडिया का स्ट्रक्चर किस तरह का है, देख रहे हैं, ये एक तरह से चतुष्फलकीय है, चतुर्भुज, चतुष्कोणीय है ना, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज के आकार का है। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ एक आप लाइन खींच दिए, यहाँ से एक लाइन बना दिए, हाँ यहाँ से एक लाइन बना दिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी अगर एक लाइन खींच दी जाए और यहाँ से एक लाइन खींच दी जाए, तो क्या ये चतुर्भुजा आकार नहीं हुआ, चतुष्कोणीय नहीं हुआ। तो ये एक चतुष्कोणीय आकार का है भारत, ये चीज़ हमने देखी। और अगर इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए, दिशा की हम लोग बात कर रहे थे, तो दिशा ही मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ देखिए पहले एक लाइन खींच रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पूरी यहाँ तक आई। अब यहाँ से एक लाइन इधर से खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा दिशा, ये कौन सी होगी, ये ईस्ट है। एक मिनट ब्रश चेंज कर ले। ये हमारा क्या होगा, ये ईस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, इधर वेस्ट होगा, यानी कि इधर पूर्व होगा, इधर क्या होगा पश्चिम, इधर उत्तर होगा यानी कि नॉर्थ, और इधर क्या होगा, ये दक्षिण होगा यानी कि साउथ, ठीक है। तो दिशा हमको समझ आ गई कि कौन सी कहाँ पे होगी। अब अगर भारत का विस्तार देखा जाए, तो भारत ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम, इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम 2933, और उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर।
ये क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस है सारे, और ये सारे क्वेश्चंस बने हैं ROA में। तो ये पूरब से पश्चिम विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर। ये सारी दूरियां किस में है, किलोमीटर में है। तो ये हमने देख लिया। अभी अब अगर बात की जाए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे मतलब उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। इसको हम ये लेह लद्दाख, ये देखिए यहाँ पे लेह लद्दाख लिखा है, तो यही इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, लेह लद्दाख में स्थित है। ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, तो मैंने पहले भी बताया यहाँ पे कौन सा है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि अगर भारत का सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु पॉइंट मतलब पूछा जाए, सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु, जो कि इसमें भी मतलब एक तरह से जो हमारे ये है महाद्वीप, इसमें भी इंक्लूडेड हो, तो वो क्या होगा, हमारा इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। और ये यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहीं पे है क्या, इंदिरा पॉइंट, जिसको कहते हैं क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या बताया, इंदिरा कॉल, और इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जो लेह लद्दाख में स्थित है, क्या कहते हैं उसको, उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो सबसे यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, अगर कॉन्टिनेंट जो हमारे क्या बोलते हैं यूटीज हैं, उनको भी इंक्लूड करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पिग्मेलियन पॉइंट भी दे देता है, तो आप पिग्मेलियन पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या देखा, इंदिरा कॉल, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु देखा, कन्याकुमारी। और अगर यूटीज को भी इंक्लूड किया जाए, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। ये निकोबार आइसलैंड है ना, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है, ये लगभग 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर अब अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए, पूरब ये हमारा है और पश्चिम ये है। तो अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए, तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र, जो गुजरात में कच्छ एरिया है, कच्छ गुजरात में स्थित है गुहार मोती। और जबकि सबसे सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, ये आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। तो यही अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू स्थित है। और भारत का आकार चतुर्भुजाकार है, चतुष्कोणीय है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत की कुल स्थानीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी स्थानीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की लगती है। तो ये किलोमीटर, अब भारत किससे कितनी सीमा साझा करता है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया के बारे में जो जो फैक्ट्स थे, जो जो आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी कंट्रीज से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो कितनी सीमा साझा करता है, कितनी दूर साझा करता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, यानी कि लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट रियली मैटर्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी।